नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की आग में झोंकने के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 7 ऐसे वीडियो जुटाए हैं जो अहम सबूत माने जा रहे हैं। पुलिस ने हाल में दाखिल अपनी चार्जशीट में इन 7 वीडियो का हवाला दिया है। ये वीडियो ताहिर हुसैन के घर व छत के हैं जो 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच के बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डुमा कोर्ट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ दंगों की साजिश कर रचने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में तमाम लोगों को जहां दंगों की साजिश करने का हिस्सा बताया गया, वहीं तत्कालीन निगर पार्षद का इलाके के प्रभाव व अपने समुदाय पर नियंत्रण दंगों को फैलाने का मुख्य कारण माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्र को अधिक राहत देना संभव नहीं है। बैंक ने यह भी कहा है कि लोन मोरेटोरियम को 6 महीने से आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आरबीआई ने कहा 6 महीने से अधिक की लंबी लोन मोरेटोरियम भी आधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप समग्र ऋण अनुशासन को समाप्त किया जा सकता है, जिसका अर्थव्यवस्था में ऋण निर्माण की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे छोटे उधारकर्ताओं पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि औपचारिक ऋण देने वाले चैनलों तक उनकी पहुंच क्रेडिट संस्कृति पर निर्भर है। गुजरात हाईकोर्ट ने वकील यतिन ओझा का आपराधिक अवमानना के मामले में दोषी ठहराते हुए कहा, संस्थान को किसी भी हमले से बचाने के लिए न्यायिक शस्त्रागार में छोड़ा गया एकमात्र हथियार अदालत की अवमानना का है, जो जरूरत पड़ने पर किसी की भी गर्दन तक पहुंच सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या संस्था से कितनी भी दूर। जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला अधिवक्ता यतिन ओझा द्वारा फेसबुक पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाई कोर्ट और इसकी रजिस्ट्री के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुनाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर विकृत और भ्रामक तथ्य रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अभिनेता रिया चक्रवर्ती के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ। याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोर्टिंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों विनियमों तय करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। चैनलों ने बोला था ना आपको, किस चैनल ने, किसी चैनल ने आपको बोला कि हम सुशांत राजपूत पे यू टर्न कर देंगे, आप अर्नब के खिलाफ जाओ? किसी ने बोला था क्या? क्या फायदा होगा? लोग जिसके साथ है ना वही जीतता है। मेरे साथ लोग हैं, जनता है। मैं अगर फोन लाइन अभी खोल दूं, मैं अभी फोन लाइन खोल दूं ना प्रदीप भंडारी, मैं फोन लाइन खोल दूं इस वक्त, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग परमवीर सिंह के साथ है, संजय राउत के साथ है और कितने लोग अर्नब के साथ है। मैं आज फोन लाइन खोल दूं परमवीर सिंह, मैं ये कह रहे हैं मेरे चैनल को बंद करेंगे। अरे पिछली बार भी तो बंद करने की कोशिश की थी कि नहीं? याचिका को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अगली तारीख 27 नवंबर को आने के लिए कहा गया है। याचिका में गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ राजपूत मौत मामले की कथित पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए अदालती कार्रवाई की अवमानना की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार और टीवी चैनल राजपूत की दोस्त चक्रवर्ती के खिलाफ जनता की राय जानने के लिए जज जूरी के रूप में वे व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि हमने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के फेक प्लांट को एक्सपोज कर दिया, क्यों नहीं हमने आपके साजिश को बिल्कुल खोल दिया, लोगों के सामने बेनकाब कर दिया।
आप हम पर सवाल उठाने की जुर्रत करते हैं। सर्वोच्च कोर्ट में एक याचिका दायर करके सभी सरकारी संचारों, अधिसूचना और दस्तावेजों में आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आसान भाषा इस्तेमाल करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की है कि वो लीगल राइटिंग इन प्लेन इंग्लिश विषय को 3 वर्षीय और 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील और मौखिक तर्क पेश करते हुए कुछ सीमा तय की जाए। DNA टेस्ट परिणाम के सटीक होने पर संदेह नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रक्रिया से छेड़छाड़ न की गई हो। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की। दोषी बहादुर देव वर्मा ने दलील दी थी कि बलात्कार के आरोपी की दोष सिद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए केवल पेरेंटेज का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम जयंती भाई सोमा भाई खांट ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले पर विचार किया जिसमें यह माना गया था कि किसी भी मामले में भ्रूण के पिता की पहचान की स्थापना ही बलात्कार के लिए अभियुक्त की दोष सिद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दिल्ली के निर्भया कांड के दोषियों का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह शनिवार को क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों के साथ हाथरस के बुलगड़ी गांव में आरोपियों के घर पहुंचे। AP सिंह ने हाथरस कांड को ऑनर किलिंग बताते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले में सभी का नार्को टेस्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में आरोपी बनाए गए चारों लड़के नार्को पॉलीग्राफ के साथ ही हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार खड़े हैं। चारों परिवार वालों से मिल लिया हूँ, चारों परिवार वालों से बात हो गई। कई चीजें ऐसी सामने निकल के आएंगी जिस समय पे मैं आगे पेश करूंगा। इन्हें पूरी तरह से झूठा फंसाया गया। ऑनर किलिंग केस का भाई ने अपनी बहन को प्रेम संबंध होने की वजह से मारा है। कॉल डिटेल जो 104 कॉल थी, 5.5 घंटे बातें हुई थी, उनको छिपाया गया। झूठी रिपोर्ट लिखाई हुई। पहले 307 में FIR रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद बढ़ती चली गई, जबकि उसको बयान लिखने वाला भाई था। बहन साथ में बैठी थी, मां साथ गई थी। मां का पहला स्टेटमेंट साफ तौर पर उसमें ना रेप है, जब रेप नहीं तो गैंग रेप कहां है? तो गैंग रेप को शामिल किया गया मुआवजा लेने की वजह से, केवल इसलिए किया गया। और ये राजनेताओं की साजिश थी, वो जाति की राजनीति करते हैं, जिन्होंने आके ऐसा ऐसा सारा उसको इंप्रूवमेंट करते चले गए, स्टेटमेंट को बढ़ाते चले गए। ये पूरी तरह से गैरकानूनी था और इस जातिवाद के फैलाने की वजह से ये प्लान था कि 2022 की योगी जी की सरकार को हम गिरा देंगे, चुनाव में हरा देंगे। इस तरह से जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित जी की 15 साल पुरानी सरकार निर्भया केस की वजह से चुनाव में डिफीट कर गई। न्यायालय में केस पहुंचा नहीं है, अभी से ऑनर के लिए या आरोपी है, तो सबूत है, सबूत है। क्यों नहीं पीड़िता बताते? पीड़िता का परिवार बताता है, हाँ 104 कालें थी, हाँ मेरी बात होती थी, हाँ मेरी बेटी की बात होती थी संदीप से। दिल खोल के कहे ना, सामने कहें, हम स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, आरोपी ने चिट्ठी लिखकर SP को बताया ना, चिट्ठी लिखकर SP ने बताया है, SP को बताया है। इसमें क्या गलत कानून की गलत? जब CBI जांच हो रही है, SIT जांच हो रही है, सब कुछ जांच सो मोटो इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायालय में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में माननीय अदालत में सुनवाई हो रही है, तो आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए, नार्को टेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। आप कैसे मना कर सकते हैं? कॉल हुई है जो अक्टूबर से मार्च तक हुई है, उसके बाद 7 महीने कॉल नहीं हुई। 6 महीने दिल्ली में था, 6 महीने उसे यहाँ से इसी संबंध की वजह से भगा के दिल्ली भगा दिया गया था। और जब वो आया तो उन्हें फिर शक पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रताड़ित किया और उसके स्पाइनल इंजरी हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने बचने के लिए झूठा केस एक मुलजिम के खिलाफ दर्ज करा दिया। जब FIR एक मुलजिम के खिलाफ थी तो 3 कैसे फंसाए गए? जवाब चाहिए, अदालत को जवाब चाहिए और आपकी मीडिया आपको भी जवाब चाहना चाहिए। आप केवल पीड़िता के लिए नहीं है, लोगों को, देश को, मीडिया के चौथा स्तंभ से सबको उम्मीद है कि आप बताएं, उन्हें पूछें उनसे कि आपने 104 काल क्यों छिपाई, आपने इस अफेयर को क्यों छिपाया। आपको इनके परिवार के साथ भी होना चाहिए। ये भी आरोपियों का परिवार आपका है, ये आतंकवादी नहीं है कोई। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।